नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले शहबाज के ख्वाजा के डर का लाइव प्रसारण, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये डर अच्छा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते घूम रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच एक वीडियो सबूत आया है, जिसमें सुनिएगा, दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान के इशारे पर हुआ। फिर आपको यूपी के मदरसों के बारे में बताएंगे, जिस पर इस वक्त एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की नजर है। एटीएस ने मदरसों से सभी मौलानाओं और छात्रों की एक एक डिटेल मांगी है। इस पर कैसे कलेश मचा है और यूपी के मौलाना क्या कह रहे हैं, वो देखेंगे। बिहार में सत्ता की बड़ी खबर आ गई है। कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भारत तो आ गया है। सवाल है कि अब वो कौन से राज खोलेगा। ये वही अनमोल है जिसका नाम सलमान खान के घर पर फायरिंग केस के साथ मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल है। एक बड़ा अपडेट यह है कि देश के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में लिखा गया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां इस वक्त बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान आए हुए हैं। उन्होंने आज अपने समकक्ष और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मुलाकात भी की है। भारत बांग्लादेश में तनाव की खबरों के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। और आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के डर की, जो वहां के रक्षा मंत्री के बयान से डिकोड हो चुका है। सोचिए, जिस देश के रक्षा मंत्री भयभीत हैं, जिन्हें दिन रात पड़ोस से हमले वाले बुरे सपने आ रहे हैं, वहां की 24 करोड़ आवाम की मनोस्थिति क्या होगी। आज पाकिस्तान के डर की चर्चा करने की सबसे बड़ी वजह है वहां के रक्षा मंत्री का नया बयान, जिसके हर शब्द में पाकिस्तान में चल रहे बुरे वक्त की कहानी है। भारत की ओर से दी गई हर चेतावनी पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत की ओर से दिया गया हर संदेश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाली तबाही की याद दिला रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में वहां के रक्षा मंत्री के डर का लाइव प्रसारण हुआ। एक टीवी शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जबकि भारत में ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। फिर भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकता है। उनको यह भी डर है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑल आउट वॉर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के इस डर को भारत के थल सेना प्रमुख की चेतावनी से डिकोड करेंगे। पहले सुनिए, पाकिस्तान के टीवी शो में कैसे वहां के रक्षा मंत्री घबराए घबराए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी को आप भी समझ सकते हैं। उसके दर्द को वहां से आ रही खबरों और तस्वीरों से समझा जा सकता है। बलूचिस्तान, तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान की सत्ता को बड़ी चुनौती दी है। पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, चौकियों को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी सत्ता हाथ पर हाथ रखकर लेकिन बैठी हुई है। वहां के रक्षा मंत्री को भारत के हमले का डर सता रहा है। वो भारत की एक चेतावनी को आधार बनाकर युद्ध वाली चिंगारियां भड़का रहे हैं। आपको आज ये भी जानना और सुनना चाहिए कि भारत के थल सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा था। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर चेताया था। ये कहा था कि 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आई तो पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आने का सबक सिखाएंगे। इसके लिए भारत की सेना तैयार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नेता हमेशा वही बोलते हैं जो उनके एजेंडे में सही बैठता है। भारत ने आतंकवाद का नाम लेकर पाकिस्तान को चेताया था, लेकिन पाकिस्तान इसे युद्ध का एंगल देकर माहौल बना रहा है। भारत की चेतावनी के बाद से शहबाज के मंत्रियों में बौखलाहट की मात्रा अचानक बढ़ गई है। वैसे एक सत्य यह भी है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष ने तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्रेलर की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत की ओर से हमले की पूरी पिक्चर दिख रही है।
पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को हमले के निर्देश देती है। भारत की ओर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होते हैं। इसे पाकिस्तान युद्ध का नाम लेकर दुष्प्रचार करता है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से पूरी दुनिया अब वाकिफ हो चुकी है। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही संकट का सामना कर रहा है। इसे आप तालिबानी ऑफिसर की वायरल धमकी से समझ सकते हैं। ये धमकी सीधे सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दी गई। फिदाइन आतंकी बनाने में एक्सपर्ट मुनीर को तालिबान की तरफ से फिदाइन हमले वाली चुनौती ही मिल रही है। हाल में ही तालिबान के एक ऑफिसर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई तो वो पहला सुसाइड बॉम्बर बनेंगे। मतलब वो सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर बनकर पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये कहा जाए कि मुनीर को तालिबान की तरफ से मुनीर की ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। तालिबानी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के अनुभव से पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। इसके भी मायने समझिए। तालिबान ये कह रहा है कि जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। यही वजह है कि तालिबान के ऐसे तेवर से पाकिस्तान सरेंडर मोड में है। कई बार यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बीच गुप्त गठबंधन है। इसी गठबंधन के दम पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी रैली करते हैं, नफरती भाषण देते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के आतंक चरित्र की पोल खोलने वाले एक और नेता से मिलवाते हैं। सही मायने में ये पाकिस्तान का कबूलनामा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को भी आज ये नफरती भाषण ध्यान से सुनना चाहिए। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक हैं। वर्तमान में खुद दिल्ली ब्लास्ट के पाकिस्तान कनेक्शन को कबूल कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के मामले में अदियाला जेल में बंद हैं, आज उनकी बहनों के साथ बदसलूकी की गई। ये आरोप शहबाज की पुलिस पर लग रहे हैं। आरोप है कि इमरान खान की बहनों के साथ रावलपिंडी पुलिस ने बदसलूकी की। उन्हें सड़क पर घसीटा गया, जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा खान जेल के बाहर शांतिपूर्वक बैठी थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की, जबकि अदालत ने इमरान खान को उनके परिवार से मिलने की अनुमति दी है। इस पूरी कहानी में मुनीर पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इमरान खान की बहनों को सड़क पर घसीटा गया। इमरान की बहन का कहना है कि महिला पुलिस ने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा। जेल में बंद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान से इन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। इमरान को परिवार से मिलने का अधिकार अदालत ने दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं मुनीर? क्या इमरान खान मुनीर की हिट लिस्ट में है? इमरान खान के परिवार से उन्हें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिस पर सियासी कलेश की लहरें उठ सकती हैं, और इस कलेश का एपिसेंटर होगा उत्तर प्रदेश। वजह है एक सरकारी आदेश जिसका विश्लेषण दिल्ली में ब्लास्ट के साइड इफेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। सवाल है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेरर वाली थियोरी और पढ़े लिखे डॉक्टरों के आतंक कनेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसे टारगेट पर हैं? वजह है एक आदेश तो यूपी की मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त यानी सभी मदरसों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है, जिस पर आज हमने उत्तर प्रदेश के कुछ मौलानाओं से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये जानने से पहले समझिए आखिर यूपी में मदरसों वाला ये कलेश क्या है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार मदरसे में पढ़ने वाले सभी मौलानाओं को अपनी सारी जानकारी एटीएस को देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलानाओं के साथ साथ मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों की डिटेल भी एटीएस को देनी होगी। मदरसों से जुड़ी ये जानकारी अल्पसंख्यक विभाग से मांगी गई है। बताया जा रहा है कि यह सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। खबरों के अनुसार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को यूपी के मदरसों से जुड़ी क्या क्या डिटेल चाहिए, उसकी भी लिस्ट आइए आपको बता देते हैं।
नए आदेश के अनुसार प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को सभी मौलानाओं और छात्रों का पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, पूरा स्थायी पता के साथ साथ आधार कार्ड की डिटेल और पहचान संबंधी दस्तावेज एटीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। अब सवाल यह है कि यूपी के मदरसों पर एटीएस की नजर क्यों है? इस पर यूपी के मौलाना क्या कह रहे हैं, एक न्यूज रील हम आपको उस पर दिखाते हैं। पूरी मदरसे जिले में जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें उनका प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है, उनका विवरण से उनके एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और साथ में बच्चों के विवरण भी मांगा गया है। तो ये हम लोगों ने एक पत्र जारी करके सभी मदरसों के जो जिले में चल रहे हैं सभी से एक सूचना मांगी है। निरीक्षण ये हम लोगों का ये चलता रहता है। कभी कभी ये एक तरीके से ये विभागीय का प्रक्रिया भी है कि हम लोग समय समय पे जो संचालित मदरसे हैं जिसमें कि एडेड हो गए, नॉन एडेड मदरसे, समय समय पे इनका निरीक्षण हम लोगों की तरफ किया जाता है। जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभावित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सरकार सही कर रही है, मदरसों का जांच कर रही है। ठीक है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, अगर कोई आएगा तो हम सब देंगे कौन बच्चे कहाँ के हैं। सरकार और जो भी संस्थाएं हैं उनका काम होता है कि अपने अपने वक्त पे जिस तरीके से छानबीन और जांच करना चाहिए वो अपना काम करती हैं। एजेंसियों का जो काम है वो तो करेंगे, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आज इस खबर पर रिसर्च करते वक्त हमें यूपी के मदरसों से जुड़े कुछ आंकड़े भी मिले, जिस पर हमने न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता का एक नंबर गेम तैयार किया है। वो भी देखिए। आंकड़ों के अनुसार इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं। इनमें से करीब 13,000 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त बताए जाते हैं, जबकि जानकारी के अनुसार 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। इसके अलावा 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से ही अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन यूपी में मदरसों से मौलानाओं और छात्रों की जो जानकारी मांगी गई है वो सभी मदरसों को देनी होगी, फिर चाहे वो सरकारी अनुदान पर चल रहे हो या खुद के खर्च पर। अब यूपी में मदरसों वाले फरमान को दिल्ली में ब्लास्ट का आफ्टर इफेक्ट बताया जा रहा है। तो यूपी के सहारनपुर से ही दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आज हम आपको आतंक के उस टॉपर से मिलवाने वाले हैं। खूब पढ़ाई लिखाई करके डिग्री तो MBBS की ली थी, मरीजों का इलाज करने की हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, लेकिन वो सेवा आतंकियों की कर रहा था, जिसका नाम है डॉक्टर अदील। TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में हमें वो मार्कशीट मिली है जिसे आप डॉक्टर अदील की टेरर शीट भी कह सकते हैं, जिससे हमें ये पता चला कि पढ़ाई में जो अदील 100 में से 99 नंबर लाता था, आखिर में वो आतंक के गणित का टॉपर बना। आपको आतंक के इस डॉक्टर अदील अहमद की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वो मार्कशीट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें वो अव्वल दर्जे का स्टूडेंट था, लेकिन उसने इतना पढ़ने के बाद भी जैश का एजेंट बनने का फैसला कर लिया। आज हम आपको अदील की 10वीं की मार्कशीट भी दिखाते हैं, जिसे वो लोग जरूर देखें जो उसे और दिल्ली ब्लास्ट के बागी गुनाहगारों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। मसूद के फैन क्लब के मेंबर डॉक्टर अदील के 10वीं क्लास में अंग्रेजी में 100 में से 88 नंबर थे। बावजूद इसके अदील हथियारों की डिक्शनरी का मास्टर बना और आतंक का टॉपर बनने का फैसला किया। 10वीं क्लास में अदील के गणित में 100 में से 99 नंबर आए थे। बावजूद इसके वो अपनी टेरर टीम में नए आतंकी जोड़ने में माहिर बन गया। अदील की 10वीं में विज्ञान में 100 में से 98 नंबर आए थे, लेकिन विस्फोटकों और हथियारों का ज्ञान उसने कूट कूट कर जमा किया था। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में अदील के 100 में से 82 नंबर आए थे, लेकिन फिर भी अदील समाज से नफरत करने में टॉपर बना। यानी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अदील ने आतंक का रास्ता चुना, जैश का एजेंट बनने का फैसला किया, जो दिखाने के लिए तो अस्पतालों में सीनियर फिजिशियन बनकर काम कर रहा था, जिसकी कमाई सालाना करीब 60 लाख रुपए थी, लेकिन असलियत में अदील आतंक का फिजिशियन बना और जिसे आरोपों के अनुसार जैश ए मोहम्मद ने हथियारों के इंतजाम की जिम्मेदारी दी थी। डॉक्टर अदील को लेकर हमें एक और खबर मिली है, जिससे ये साबित होता है कि आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी। दावा है कि डॉक्टर अदील अल फलाह की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी कर रहा था।
उसने सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में अपना ठिकाना चुना था और ये वही अस्पताल था जिसमें वो काम करता था। इसीलिए सवाल यह है कि क्या सहारनपुर का सरसावा एयरफोर्स स्टेशन भी आतंकियों के टारगेट पर था? अदील के बारे में पता चला है कि वो फेमस अस्पताल में अपने आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव भी बना रहा था। ये भी दावा है कि अदील अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को सहारनपुर लाना चाहता था, जो नए लोगों का ब्रेन वॉश करने में माहिर था, और यही काम उसे सहारनपुर में भी सौंपा जाना था। जो खबरें आ रही हैं उससे ये भी सवाल है कि क्या दिल्ली के साथ यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड को भी टारगेट करने की कोई प्लानिंग थी? हम आपको सहारनपुर के 2 अस्पतालों से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अदील के कई राज मौजूद हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं इसी फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अदिल काम कर रहा था। सबसे पहले अगर बात करें तो डॉक्टर अदिल ने यहीं के पास ही के वी ब्रॉस अस्पताल को चुना। सवाल ये उठता है कि आखिर सहारनपुर ही क्यों? तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ जो सरसावा का एयरफोर्स स्टेशन है वो जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहे? सर यहाँ पे वो 2.5 से 3-3.5 महीने के लिए रहे। और यहाँ पर क्या जब यहाँ होते थे तो कोई किताब वीडियो कुछ देखा? वो अपनी ओपीडी में कुछ उनका टैबलेट था, उस पे वो कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ चीजें देखते रहते थे। तो जैसे कोई जाता था बंद कर देते थे या चालू रहता था वो? सर वो बंद कर दिया करते थे। खर्च में कैसे थे वो? सर खर्च में थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम मैं सारी अपनी सैलरी डोनेट कर देता हूँ। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतना हाईली स्किल्ड जो 100 में से 99 नंबर लाने वाला आदमी हो, जिसके रिसर्च पेपर पब्लिश हो, वो रेडिकुलाइज कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरे को कई बार अप्रोच किया कि मेरे मित्र हैं, सर्जन हैं, हजारों सर्जरी कर चुके हैं, और शायद मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मेरे से कई बार अप्रोच करने की कोशिश करी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अचंभित भी था कि डॉक्टर अंकुर चौधरी जिन्होंने सजेस्ट किया है ये उनको रिप्लेस करके यहाँ पे सर्जन लाना चाहते हैं। हमने उनको एकोमोडेशन भी ऑफर किया था, लेकिन जहाँ पर हमारे और डॉक्टर्स रहते हैं और उन्होंने उन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ किया और बोला नहीं मैं एकांत प्रिय हूँ और मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड पसंद करता हूँ, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ। और अब बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है क्योंकि आज ही उसे अमेरिका से भारत लाया गया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है। ये तस्वीर भी थोड़ी देर पहले की है जब अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया था। आज एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में ले लिया था, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया। इन तस्वीरों के साथ कई सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि कई वारदात में अनमोल बिश्नोई का नाम था। 3 मामले बहुत बड़े हैं। अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई वांटेड है। पिछले वर्ष मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी। इस मामले में भी अनमोल मुख्य आरोपी है। अनमोल का नाम वर्ष 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। अनमोल बिश्नोई भारत में एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस कार्रवाई के बाद बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को इंसाफ की उम्मीद है। वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आप सुनिए अनमोल बिश्नोई के भारत आने पर जिशान सिद्दीकी ने क्या कहा। See, we are still awaiting justice, and it's been more than a year, and I feel like somewhere down the line, justice has not been served yet. But we are hoping for us to get justice. We are in the court for it, and the people who have done it are behind the jail. But who has actually asked the murder to done? Because nobody is going to do it just for their own sake. Because my father didn't have anything to do with Bishnoi's. So who has asked Anmol Bishnoi or the henchmen to do that? It's very important for us to know that. अनमोल बिश्नोई को भारत लाने पर राजनीति भी हो रही है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले अनमोल बिश्नोई का एक पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है।
एक गैंगस्टर पर कैसे राजनीतिक गदर छिड़ा है ये भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, सरकार सजा देगी। वहीं विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर का सच क्या है। ये भी पूछा जा रहा है कि बड़े अपराधियों के लिए सरकार क्या कर रही है। नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। सच जो है सामने आए, सबके पता चले कि क्यों, किसके बोलने के ऊपर इन्होंने बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया था, क्या वजह थी। ये बड़े क्रिमिनल नहीं है। बड़े क्रिमिनल्स का क्या हो रहा है? जो लाखों करोड़ों लेके भाग गए हैं या जो बाहर से एंटी इंडियन ऑपरेशन और इंप्रेशन ऑपरेट कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? भारत की भूमि पर कोई भी गुनहगार, उसके दिमाग में यह विचार नहीं आएगा कि इस देश में कोई गुनाह करके बाहर भागे तो बच जाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। सत्ता में अब खबरों का अगला टर्न बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ लेते हैं, जहां कल यानी 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो बिहार के 19वें मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके साथ कौन कौन शपथ लेगा ये अभी साफ पता नहीं चल पाया है। ये तय होने से पहले आज कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने वाली हैं और चुपके चुपके हो भी रही होंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के होटल मौर्या में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक होगी। होटल मौर्या में सबसे पहले जेडीयू नेताओं के साथ बैठक होगी, फिर बीजेपी के नेताओं के साथ। आज से लेकर कल तक बिहार में क्या क्या होगा, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें एक एक डिटेल है। सबसे पहले आज की खबरों की टाइमलाइन समझ लीजिए। आज पटना में 3 बड़ी बैठकें हुई। पहली बैठक सीएम हाउस में हुई। यहां नीतीश कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। इन दोनों बैठकों के खत्म होने के बाद तीसरी बैठक एनडीए विधायक दल की हुई, जिसमें सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, इस्तीफा दिया और नई सरकार का दावा पेश कर दिया। इन तीनों बैठकों के बाद ये संकेत स्पष्ट हो गए कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तिकड़ी बनी रहेगी। यानी नीतीश कुमार सीएम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम होंगे। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार की रूपरेखा में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एक बार सुनिए कि नेता चुने जाने के इस औपचारिक कार्यक्रम के बाद क्या क्या कहा गया। एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता सर्वसहमति से चुना गया है। कल शपथ के तुरंत बाद मैं ये मानता हूं कि जिस संकल्प पत्र के साथ हम लोग जनता के बीच गए थे, उसको अब जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। एनडीए विधानमंडल की बैठक थी, जिसमें सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः नेता चुना गया है। बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में होगा। देखिए, मेरी शुभकामना है और बिहार के हम लोग को पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हम समझते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल है, बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, ऐसी चुनौती भी है और लेकिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। इन सब के बीच सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में किस दल के कितने विधायक होंगे, इस पर भी सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। खबर आ रही है कि नीतीश सरकार में कुल 34 मंत्री शामिल होंगे। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 14 मंत्री बाद में बनाए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 14 मुख्यमंत्री समेत, एलजेपी आर के कोटे से 3, हम के कोटे से 1, आरएलएम के कोटे से 1 मंत्री की शपथ हो सकती है।
ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई थी। नई सरकार के गठन से पहले संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आने लगी है। एनडीए घटक दलों में इस पर गहन चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरी सहनी, विजय सिन्हा हो सकते हैं। जबकि जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट में विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार हो सकते हैं। इन्हीं नेताओं के नाम एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा भी तेज है। इसके अलावा एलजेपी-आर से राजू तिवारी, संजय पासवान और राजीव रंजन सिंह हैं। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं। इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर एलजेपी को डिप्टी सीएम का पद मिलता है तो उसके सिर्फ 2 मंत्री होंगे। कल की शपथ में नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र में सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। इस सब के बीच खबर यह है कि बीजेपी नई सरकार में 2 नए चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि एक उप मुख्यमंत्री कोई महिला हो। इधर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम को लेकर बीजेपी से सिफारिश की। उन्होंने कहा कि सम्राट के साथ उनका तालमेल बेहतर है। इसके बाद बीजेपी के सामने धर्म संकट ये था कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार का प्रस्ताव स्वीकार करे तो पार्टी के अंदर एक असंतोष की सुगबुगाहट हो सकती थी। या तो दोनों चेहरे बदले जाएं या फिर दोनों को ही रिपीट किया जाए। लिहाजा आखिरी वक्त में यह फैसला लिया गया है कि किसी एक को रिप्लेस करने के जोखिम को ना लेते हुए दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया जाए। नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी गठबंधन में किसी एक नेता के साथ अपना मजबूत गठबंधन या कंफर्ट जोन बना लेते हैं। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग थी। एक बार बीजेपी सुशील मोदी को 2017 में उप मुख्यमंत्री पद से दरकिनार करने की पूरी कहानी तैयार कर चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के नाम पर वीटो लगा दिया। इसके बाद बीजेपी को सुशील मोदी के नाम पर मोहर लगानी पड़ी। नीतीश कुमार की सम्राट चौधरी के साथ कमोबेश वही बॉन्डिंग अब दिखती है। सत्ता में अब आपको दिखाते हैं एसआईआर पर कैसे पश्चिम बंगाल में बवाल मचा है। घुसपैठियों में भागम भाग है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से आई है, जहां हकीमपुर चेकपोस्ट के पास 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया है। एसआईआर के डर से ये लोग वापस बांग्लादेश जा रहे थे। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। इस साल पकड़े गए संदिग्ध गैर दस्तावेजी बांग्लादेशी नागरिकों का ये सबसे बड़ा समूह था। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हकीमपुर में। हकीमपुर बांग्लादेश से सटे हुए नॉर्थ 24 परगना के एक बॉर्डर है, जहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी जो है अपना सामान लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इलीगली भारत में आए थे। अब उसको वापस जाना है। आप देख सकते हैं ये जितने सारे लोग हैं वो वापस जाना चाहते हैं। हर किसी का मुंह छुपा हुआ है। इसका कारण ये है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मुंह दिख गया तो शायद पुलिस यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। डर किस बात की है? अगर आप जाना चाहते हैं, आप आपका लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ को बोल रहे हैं हम वापस जाना चाहते हैं, दलाल का मार्फत से यहाँ पे आए थे, तो कितना दिन ठहरे थे? कहाँ ठहरे थे? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे ठहरे थे? दमदम एयरपोर्ट। दमदम एयरपोर्ट एरिया में। तो अब जब वापस जाना चाहते परिवार